जिस वक्त मेफर के इस ऑफिस में माहिर और मालिक कासिम फरीद की वसीयत पर गौर कर रहे थे, इनसे चंद किलोमीटर दूर एक रिहायशी इलाके में बने छोटे से घर के बेडरूम में तनाव का सा माहौल था। रबील बेड पे अजीब आजुर्दा बैठी थी, आंखें गीली थीं, सर बेड क्राउन से टका हुआ था। वक्त ने इसे बुरा और कमज़ोर कर दिया था। खूबसूरती कमला गई थी और एक वीरानी सी थी जो आंखों में ठहरी थी। शमस सामने अलमारी में न जाने क्या तलाश कर रहा था। वो एक थेड़ उम्र आदमी था जिसकी आंखें छोटी और शातर थीं। सरमई बाल सर से उड़े उड़े से थे और पेशानी की शिकनें इसे मज़ीद नापसंदीदा बना रही थी। तलाश रोक के वो पलटा और एक तंजिया निगाह रबील पे डाली। कब तक रोओगे अपने साहबा शोहर के लिए? रबील ने आंखें बंद की। एक आंसू इसकी आंख से निकला और थोड़ी से नीचे बहता गया। वो एक मेहरबान आदमी था शमस, मैंने इसको बहुत दुख दिए हैं। शमस ने ज़ोर से मुट्ठी भींच ली, जैसे बहुत जब्त से खुद को रोका। वो एक खुदगर्ज आदमी था, प्लानर था। इसने बीरबल को तुमसे मिलने की सज़ा दी और इसे जायदाद से बेदखल कर दिया और अपने ड्रग एडिक्ट बेटे को हर शय का निगरान बना दिया। माहिर ड्रग्स नहीं करता, वो सिर्फ सिगार पीता है। वो जवाबन दबा दबा सा चलाई। तुम्हें क्या मालूम, तुमसे तो वो मिलता भी नहीं है। अलमारी का पट जोरदार आवाज़ से बंद किया और गुस्से से बड़बड़ाता बाहर निकल गया। रबील नम आंखों से इसे जाते देखती रही। शमस का यह अंदाज इस वक्त से था जब से इसके वकील ने इसे कॉल की थी। शमस घर से बाहर निकल आया और खुली फिजा में गहरे सांस लेकर खुद को पुरस्कून करना चाहा। फिर मोबाइल पे एक नंबर मिलाते हुए वो सड़क किनारे चलने लगा। सरकार, सिलसिला मिलते ही वो बेबसी से बोला, जैसे कोई बच्चा फेल होने पे उस्ताद के पास परेशानी से आता है। कैसे हो शमस मियाँ? एक मायनी हेज तंज में डूबी आवाज़ सुनाई दी। शमस ने बेबसी से सड़क किनारे बने घरों की कतार को देखा। खुश नहीं हूँ। आप भी खुश नहीं हो? सरकार की आवाज़ में ताजुब था। तुम्हारे लिए इतना लंबा चिल्ला काटा मैंने। आसान नहीं होता हंडिया का जादू करना, लेकिन सरकार ने कर दिखाया ना। तुम्हारे रकीब के खून में जादू ऐसा बिठाया कि समीर बुड्ढे का सारा पैसा और बड़े बड़े डॉक्टर्स को बचा नहीं सके। लेकिन तुम अब भी खुश नहीं हो। क्या फ़ायदा इसके मरने का अगर मैं कंपनी में शराकतदार नहीं बन सकता? वो बेचैनी से बोला। बुढ़ा इतनी कानूनी पेचीदगियाँ छोड़ गया है कि इसका बेटा और भाई मुझे कंपनी के दरवाजे से भी दाखिल नहीं होने देंगे। बेबसी अब गुस्से में बदलने लगी। हर काम जादू से नहीं होता शमस मियाँ, कुछ अपना भी जहन इस्तेमाल करो। इसके बेटे को राम करो, अपना रास्ता साफ करो। सरकार की आवाज़ पुरस्कून थी। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी मुँह मांगी कीमत दूंगा। शमस की आवाज़ धीमी हुई। तुम किसी तरह माहिर का दिल मेरी तरफ से साफ कर दो। एक दफ़ा वो मुझे कंपनी में दाखिल होने दे, आगे मैं सब संभाल लूँगा। सरकार ने गहरी सांस ली। हम बंदे को बीमार कर सकते हैं और मार भी सकते हैं, लेकिन किसी के दिल में बरसों पुरानी नफरत नहीं निकाल सकते। अब तुम खुद हाथ पैर मारो शमस मियाँ, क्या सारी उम्र हमने तुम्हारे काम करके देने हैं? सरकार प्लीज़, मेरी बरसों की मेहनत रांगा जाएगी। दूसरी जानिब चंद लम्हों के लिए खामोशी छाई रही। फिर सरकार की पुरसोच आवाज़ गूंजी। तुम्हारी बेटी कैसी है? शमस जहाँ था वहीं सुन रह गया। बिल्कुल साकत, चेहरा सफ़ेद पड़ा। मेरी बेटी का क्या जिक्र? सिर्फ हाल पूछा, ये नहीं कहा कि इससे मिलवाओ। परेशान क्यों हो गए हो? सरकार की आवाज़ में कुछ मायनी हेज था, ऐसे राज जिनसे जादू करने और करवाने वाले वाकिफ़ होते हैं। शमस ने बदिक्कत थूक निकला। मेरी बेटी के बारे में बात ना किया करो सरकार, वो मासूम है। मेरी सियाकारियों से इसका ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, बुरा ना मानो, हम कुछ करते हैं। सरकार ने हंस के फ़ोन रख दिया। शमस ने फ़ोन नीचे किया और परेशानी से इधर उधर देखा। वो सड़क पे तन्हा था। बीबी घर खामोश थे, किसी ने इसे यहाँ कॉल करते नहीं देखा था। लेकिन यह बेचैनी ख़त्म नहीं होती थी। ये एक ऐसी दलदल थी जिसमें फंस के निकलना नामुमकिन था। आमलों की चौखट पे एक दफ़ा जो चला जाए वो वापस नहीं जा सकता था। ये अमल के बाद दूसरा अमल, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल। दूसरी जानब अपने कमरे में मौजूद सरकार ने मुस्कुरा के मोबाइल रखा। सरकार का कमरा वही था जिसे तुम हाल में सरकार को अमल करते हुए देखते हो। इसी तरह सामान वहाँ बिखरा था। अलबत्ता सरकार का चेहरा कदरे जवान था। झुर्रियाँ कम थी और इसके बाल स्याह सफ़ेद खिचड़ी जैसे थे। सर पे नारंगी रुमाल बांधे इसने पैरों की आलती मालती मार रखी थी। इसके सामने चंद कागज़ और जायचे रखे थे। कब तक छुपाओगे मुझसे अपनी बेटी को शमस? इसने मुस्कुरा के कहा और एक कागज़ उठा लिया। इसके तावीज़ लिखने का वक्त हुआ चाहता था। आज लंदन में कासिम फरीद की रिहाइशगाह पे इनकी याद में एक डिनर मुनक़िद किया गया था।
جس میں عزیز و اقارب سیاہ لباس پہنے شرکت کرنے آ رہے تھے، لیکن یہ سوگ صرف اس گھر کا سوگ تھا۔ ان سے کئی ہزار میل دور لاہور کے ایک مبین منزل نامی گھر میں مختلف ماحول تھا۔ وہاں شادی کے فنکشن پہ جانے سے پہلے والی افراتفری مچی تھی۔ لاؤنج کے تخت پہ حور جہاں بیگم بیٹھی تھی، وہ حال کے مقابلے میں قدرے کم فربا تھی اور چہرہ زیادہ تر و تازہ تھا۔ کامدار کاسنی لباس پہنے، بالوں کی چوٹی بناتی، ساتھ ساتھ اونچی آواز میں ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھی۔ سغرا، ہمیں شادی پہ دیر ہو جائے گی، کریلے فرائی کر کے رکھے ہیں، انہیں فریج میں رکھ دینا اور پودوں کو پانی لازمی دینا۔ اف ماں، آپ کی تقریر ختم ہو تو میں لائنر لگا لوں آپ کو۔ آنکھیں بند کریں، ان کے سامنے کھڑی ماہی ڈپٹ کے بولی۔ ایک ہاتھ کمر پہ رکھے، دوسرے میں آئی لائنر پکڑے وہ جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ 19-20 سال کی ایک پیاری سی لڑکی تھی۔ باب کٹ بال، گردن میں بھاری چوکر، کانوں میں جھمکے، کامدار لباس اور کلائیوں میں سونے کے بھاری کنگن اور چوڑیاں۔ پہلی نظر میں معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کی شادی کو کچھ عرصہ ہی گزرا ہے۔ اچھا، ماں نے آنکھیں بند کی۔ وہ جیسے ہی ان پر جھکی اور لائنر کی لکیر کھینچنا شروع کی، ماں نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اوہو سغرا، چولہا بند کرو، چائے ابل گئی ہوگی۔ ماہی کا ہاتھ پھسلا اور لائنر ان کی آنکھ کے کنارے پہ لگ گیا۔ اف، وہ دانت پیستی ہوئی سیدھی ہوئی۔ میں نہیں لگا رہی، آپ تقریر کر لیں پہلے۔ کھٹاک سے لائنر کی کیپ چڑھائی اور سامنے صوفے پہ بیٹھ کے ہفکی سے سینے پہ بازو لپیٹ لیے۔ اچھا میری بیٹی، اب نہیں بولتی، واپس آؤ، انہوں نے پیار سے پکارا، لیکن ماہی نے ہوں کہہ کے رخ موڑ لیا۔ اس کی ماں سے دن میں 3-4 لڑائیاں تو ہنستے کھیلتے ہی ہو جاتی تھیں۔ اچھا مالا کو دیکھو، کیا وہ آئے گی؟ ماں کو اس کی ناراضگی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ماہی نے ہفکی سے انہیں گھورا اور نہ چاہتے ہوئے اٹھی۔ مالا اپنے کمرے میں تھی اور وہ اب اس سے کوئی تیسری دفعہ پوچھنے جا رہی تھی کہ کیا وہ شادی میں شرکت کرے گی یا ہمیشہ کی طرح انکار کر دے گی۔ مالا اپنے کمرے میں ہی تھی، بیڈ پہ بہت سے کاغذ پھیلائے، لیپ ٹاپ 2 تکیوں کے اوپر رکھے وہ سوچ کے کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ 22-23 برس کی خوبصورت لڑکی تھی، بال چھوٹے تھے اور بدقت کندھوں کو چھوتے تھے، آنکھیں حور جہاں جیسی تھیں، سبز، اور ہاں اس کے دونوں رخساروں پہ بہت سے گلابی دانے نکلے تھے۔ اسے شدید ایکنی ہو رہی تھی۔ ماہی نے دھار سے دروازہ کھولا تو وہ چونکی، چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ مالا، تم ہمارے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ میں نے کیا کرنا ہے شادی میں جا کے؟ تم لوگ جاؤ، مزے کرو، وہ اپنے ازلی ٹھنڈے انداز میں بولی اور سکرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ماہی کے ابرو سوچنے والے انداز میں اکٹھے ہوئے۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب آئی اور کندھے کے اوپر سے لیپ ٹاپ سکرین کو دیکھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ میرا کلاس فیلو ہے نا ظہیر، اس نے مجھے اپنا بزنس پلان بھیجا ہے، مگر تم نے تو اس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہاں بابا، میں نہیں کر رہی اس کے ساتھ کام، میں صرف اس کا پلان دیکھ کے سوچ رہی ہوں کہ اگر میں اس کھنڈر عمارت کی مالک ہوتی جسے وہ ریسٹورنٹ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو میں کیا کرتی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے پین تھوڑی پہ رکھے کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایکسائٹمنٹ بھری چمک تھی۔ ماہی ہلکی سی مسکرائی۔ میں بتاتی ہوں کیا کرو، اس عمارت کو نئے سرے سے رینوویٹ کرو، ڈیکور کرو اور اس کا نقشہ ہی بدل دو۔ میں جس دن عباد کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہوئی نا، میں نے اس کے بسیدہ اپارٹمنٹ کو تبدیل کر دینا ہے۔ ماہی اور ماہی کے اپنا گھر سجانے کے خواب۔ میری بہن، صرف رینوویشن کرنے سے ریسٹورنٹ کامیاب نہیں ہوتے، ہر تبدیلی کی کوئی کہانی ہوتی ہے، اور اگر نہ ہوئی تو کہانی بنانی پڑتی ہے۔ اچھا بزنس مین وہ ہوتا ہے جو اس کہانی کو بیچنے کا فن جانتا ہو۔ پھر سکرین کو دیکھا۔ ایک آئیڈیا ہے میرے ذہن میں، لیکن تم اس ظہیر کو فری میں آئیڈیاز نہیں دو گی، مجھے نا وہ بڑا ہی 2 نمبر لگتا ہے ویسے۔ مالا نے مسکرا کے اسے دیکھا اور افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ تم جا کے شادی کا زردہ کھاؤ، جاؤ۔ ماہی نے ہوں کہہ کے بال جھٹکے اور باہر نکلے۔ آپ کی شہزادی کو کوئی نیا بزنس آئیڈیا سوجا ہوا ہے، وہ نہیں آ رہی۔ ماں کے سامنے آ کے اس نے لائنر اٹھایا اور پھر وارننگ دی۔ اگر اب آپ نے آنکھیں کھولی تو اللہ کی قسم چہرے پہ ایسے نقش و نگار بناؤں گی کہ کبیرہ تائی کا دل خوش ہو جائے گا۔ ماں نے جھک کے اپنی چپل اتاری تو اس نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا۔ اچھا لگا رہی ہوں۔ بدقت لائنر والا مرحلہ مکمل ہوا۔ ماں نے فوراً سے آنکھیں کھول لیں اور اسے اپنے سر سے ٹلنے کا اشارہ کیا۔ پھر پرس سے اپنی اکلوتی لپسٹک نکالی اور چھوٹے آنے کو ہاتھ میں پکڑے لپسٹک لگانے لگی۔ حور جہاں کا میک اپ بس اتنا ہی ہوتا تھا۔ ویسے میں اگلے ہفتے امریکہ جا رہی ہوں، پیچھے آپ کا مالا کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا؟ وہ سارا دن کتابوں میں سر دیے کمرے میں بیٹھی رہے گی، آپ تو بور ہو جائیں گے۔
वो वाकई फ़िक्रमंद थी। माँ ने नाक से मक्खी उड़ाई। तेरी माँ को फ़र्क नहीं पड़ता। शाबाश, मेरे कांटे ला। रखे तो हैं सामने। ये पर्पल वाले? उफ माँ, ये पर्पल नहीं है, लाइलिक है। आप मुझे आज बता ही दें, आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है? माही ने माथे को छुआ। माँ ने साथ रखा परस जोर से इसकी तरफ दे मारा। इसने बर वक्त सर पीछे किया और हंसते हुए बोली, सोच रही हूँ अमेरिका से आपके लिए नज़र तेज़ करने की दुआ लाऊं। सीढ़ियों से नीचे आते मोहित ने इसका आखिरी फिक्रा सुन लिया था। बस माही को तो आजकल बहाना चाहिए बार बार हमें ये याद करवाने का कि वो अमेरिका जा रही है। पेंडू चले हैं न्यूयॉर्क। और इस बात में माबीना मुबीन के सर पे लगी तलवों पे बिछी। अपनी ससुराल में एक शादी अटेंड करने जा रही हूँ। पहली बहू हूँ खानदान की, सब मेरे आगे पीछे होंगे। हाँ, जूते लेकर। वो हंसा तो माही ने गुस्से से इसे देखा। तुम जैसा को मैंने अमेरिका जाके शॉपिंग के वक्त बिल्कुल याद नहीं रखना। औकात तो तुम्हारी $1 स्टोर वाली है, वहीं से $2 की शैम्पू उठा लोगे हमारे सारे अमेरिकी रिश्तेदारों की तरह। वो इसे चिढ़ाने में से बाज नहीं आया था। और तुम कोई सारी उम्र के लिए नहीं जा रही, 2 माह के लिए जा रही हो। वापस तुम्हें हमारे पास ही आना है। फिर इसने गौर से माँ बहन की तैयारी देखी। आप दोनों दुल्हने बन के कहाँ जा रही हैं? बख्त बी की बेटी की शादी में। चलो जी, गरीब लोगों की शादी है, इतना ड्रेसअप क्यों हो रही हैं जैसे। लेकिन हूरजहाँ और इनकी बेटी ने मोहित को फिक्रा मुकम्मल नहीं करने दिया। दोनों के चेहरे सुर्ख हुए और आस्तीनें चढ़ा ली गई। कोई अमीर गरीब नहीं होता, खुशी सबकी बराबर होती है। दिल से शिरकत करनी चाहिए, आइंदा ये बात ना कहना। दोनों एक साथ इस पर हमरावर हुई थी। मोहित ने जल्दी से हाथ खड़े कर दिए। ओहो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, जाएं जाएं फैशन शो में, मुझे क्या। दोनों माँ बेटी ने हूँ कह के इसे घूरा और वापस अपनी तैयारियों में मगन हो गई, जैसे अभी कसर रह गई थी। थोड़ी देर बाद बाहर से आती आवाज़ें बंद हो गई। माही और माँ जा चुकी थी। माला ने लैपटॉप रखा और गर्दन दाएं बाएं स्ट्रेच की, जैसे थक गई हो। फिर बिस्तर से उतरी और स्लीपर्स पाँव में घुसेड़े। वो सादा लंबे कुर्ते और जीन्स में मलबूस थी। गर्दन में किसी दूसरे सूट का दुपट्टा मफलर की तरह डाला हुआ था। चेहरा मेकअप से खाली था और बाल शायद सुबह के बाद ब्रश नहीं किए थे। पोनी उठाते हुए वो बाहर निकली और छोटे बाल दूसरे हाथ में इकट्ठे किए। फिर पोनी इन पर कस के लपेटते हुए किचन में आई। सिंक के ऊपर बनी खिड़की से बाहर पौधों की कटिंग करती सुगरा दिखाई दे रही थी। वो वहीं काउंटर के साथ ऊंचे स्टूल पे बैठ गई, थोड़ी मुट्ठी पे जमाई और बाहर नजर आते लहराते पौधों को देखने लगी। माँ ने भी क्या क्या शौक पाल रखे थे। सारे घर को पौधों से भर रखा था। ना जाने इन्हें क्या मिलता था इनका इतना ख्याल रख के। माला को तो इन सब में फ़र्क करना भी नहीं आता था। सब्जी को देखते हुए इसने लम्बे भर के लिए आंखें बंद की। जैसे ही बसारत अंधेर हुई, जहन के पर्दे बहुत से वाक़यात उभरने लगे। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, यूनिवर्सिटी से फारुग तहसील हुए इसके क्लास फेलोज़ का ग्रुप लंच पे इकट्ठा था। सब खाना डालने के लिए उठ उठ के बुफे टेबल की तरफ जा रहे थे। वो भी जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन ज़हीर ने इसे रोका। माला, तुमसे एक बात करनी है। ज़हीर इस ज़माने में काफ़ी दुबला पतला हुआ करता था, अमीर बाप का बेटा था और सबको मालूम था कि इसका मुस्तकबिल रोशन है। इसे दूसरे एंटरप्रेन्योर्स की तरह स्क्रैच से शुरू नहीं करना पड़ेगा। वो वापस इस्लामाबाद जाएगा और अपने बाप का फैला हुआ कारोबार संभालेगा। क्या बात है? इसने ताजुब से ज़हीर को देखा। रेस्टोरेंट की जर्द रोशों में इसका एक्नी ज़्यादा चेहरा गुलाबी लग रहा था। वो छोटे बालों को हाफ कैचर में बांधे हुए थी और सादा सब्ज़ आंखें सवालिया अंदाज में ज़हीर पर जमी थी। जीन्स के ऊपर लंबा कुर्ता, गर्दन में लिपटा रंग बिरंगा स्कार्फ, पैरों में पहने फ्लैट जूते, मेकअप या ज्वेलरी का नामो निशान तक ना था। मेरे अबू ने इस्लामाबाद में एक पुराना रेस्टोरेंट खरीदा है। वो चाहते हैं कि मैं इसको रेनोवेट करके चालू करूं, और मैं चाहता हूं कि तुम इस पर मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। मैं? माला ने शंभे से सीने पे उंगली रखी। मगर मुझे तो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट का कोई तजुर्बा नहीं है। तुम ज़हीन हो, फिर तुम्हें हमेशा नए आइडियाज़ आते हैं। इतने साल से ग्रुप प्रोजेक्ट्स में देख रहा हूँ, वो दबी आवाज़ में कह रहा था। साथ ही एहतियात से इधर उधर भी देख लेता। दूसरे क्लास फेलोज दूर बुफे टेबल के गिर्द खड़े थे। यकीनन ज़हीर अभी अपने इरादे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। अब्बू जिस तरह का रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, ऐसे रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में बहुत हैं। मुझे कुछ मुख्तलिफ करना है, तुम मेरा साथ दो तो। लेकिन मैं लाहौर से कैसे काम करूँगी? इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाओ। नहीं ज़हीर, इसने नरमी से माजरत की। मेरी माँ यहाँ है, फिर माही की भी शादी हो चुकी है, मैं घर नहीं छोड़ सकती।
वो रुकी। क्या इसे ज़हीर को दूसरी वजह बता देनी चाहिए? शायद अभी नहीं। तुम मुझे इस प्लान से बाहर ही समझो। इसका जवाब हतमी था। ज़हीर को हैरत भी हुई और मायूसी भी। सोच के जवाब देना यार, तुम्हारा कैरियर बन जाएगा। इसने मुस्कुरा के सर दाएं बाएं हिलाया। मेरा जवाब यही रहेगा, मैं लाहौर नहीं छोड़ सकती। वो मंजर हवा में तहलील हो गया। माला ने आंखें खोली। खिड़की के इस पार दिखाई देते पौधों के पत्ते हवा से झूम रहे थे। वो मुस्कुरा दी, लेकिन ये मुस्कुराहट कहाँ से आई थी? इसने फिर से आंखें बंद की और इस असल वजह को याद किया जो वो इस दिन ज़हीर को नहीं बता सकी थी। बंद आंखों के पीछे एक मंजर बनने लगा। माही और माला बिस्तर पे साथ साथ पैर ऊपर किए बैठी थी और माँ इनके सामने थी। एक टांग मोड़े, एक को लंबी किए, दुपट्टा सर पे जमा के कानों के पीछे उठ से दरमियान में मूंगफली की ट्रे रखी थी। माँ मूंगफली को अंगूठे और उंगली से तोड़ती, अंदर से दाना निकालती, एक खुद मुंह में डालती और दूसरा बेटियों को पकड़ाती। हालांकि वो अपनी अपनी मूंगफली खुद छील रही थी। माही तो दांतों से तोड़ती जाती थी। माला की रफ्तार अलबत्ता सुस्त थी। वो गौर से माँ की बात सुन रही थी। मैंने समरीन आपा से सोचने के लिए वक्त मांगा है। सर झुका के मूंगफली को छिलके से अलग करते हुए माँ के चेहरे पे मुतमिन सी मुस्कुराहट थी। अब तुम बताओ माला। सुहेल का अपना बिजनेस है, खुश शक्ल है, शरीफ और ख़ानदानी भी है। सबसे बड़ी बात, ट्रैवल बहुत करता है। कभी इस मुल्क जा रहा है और कभी इस मुल्क। माही ने चहक के लुकमा दिया। सफ़र करने के शौकीन माही, जो पहले ही अमेरिका जाने पे फूलें नहीं समा रही थी, इसकी खुशी दुगनी हो गई थी। माला ने इसे कोहनी मारी। तुम चुप करो। इसे टोक के संजीदगी से माँ को देखा। आपने समरीन आंटी को बताया है ना कि मैं शादी के बाद भी फ्रीलांस आर्टिस्ट के तौर पर काम करना चाहती हूँ? हाँ बेटे, इनको कोई एतराज़ नहीं है। समरीन चाहती है कि सुहेल को हमारे घर ले आए ताकि हम सब इससे और वो हम सब से मिल ले। मैंने तो इसे इसके बचपन में ही आखिरी दफ़ा देखा था, मगर मैंने इनसे इंस्टाग्राम पे अच्छा खासा स्टॉक कर लिया है। माही ने मुस्कुराहट पलकें झुकाई। माला बेख्तियार हंस दी। माँ ने भी आह भर के इसे देखा। तुम नहीं सुधरोगी। सच्ची बात है, मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। इतना अमीर, ऊपर से हैंडसम और फिर मुल्क मुल्क फिरने वाला बंदा मिल रहा है। और माला के भी दुनिया घूमने का शौक़ है, बस मेरी तरह वो इसका ऐलान नहीं करती। हाँ। माँ ने मूंगफली तोड़ के भाई और माही ने इससे पहले ही उचक ली। वो एक दफ़ा फिर हंस दी। इसका जवाब इसकी हंसी में छुपा था। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इनको बुला लें। समरीन आंटी के बेटे की तस्वीर तो मैंने देख रखी है। अच्छा है मुलाकात भी हो जाए। वो बज़ाहिर संजीदगी से कह रही थी, लेकिन चेहरे पे खुशी की एक अनोखी रमक थी। माँ इसको दुआ दे के उठ गई, कपड़े झाड़े, फिर अफसोस से फर्श पर गिरे छिलकों को देखा जो यकीनन माही के हाथों से फिसल रहे थे। अमेरिका जाके ये हरकतें ना करना, नाक कटवाओगी मेरी। इसी लम्हे मोहिद ने चौखट से अंदर झांका। इस उम्र में राइनोप्लास्टी करवा के आप क्या करेंगी पूरे जहाँ बेगम? बहुत से अफसोस से पूछा। माँ ने हशबी निगाहों से इसे घूरा। आ मेरा बेटा, ज़रा अंदर आ, मैं तेरी डॉक्टरी निकालती हूँ। डॉक्टरी से याद आया, मोहित तुम डरमा में स्पेशलाइजेशन क्यों नहीं कर लेते? मेरी एक्नी का इलाज मुफ्त में हो जाएगा। वो मूंगफली तोड़ते हुए मज़े से बोली तो मोहित ने ठंडी सांस ली। हाँ, सोच रहा हूँ डरमा में चला जाऊँ। इसका मरीज़ मरता है ना ठीक होता है, पैसा ही पैसा होगा। माँ को जूते या हैंगर की तलाश में आगे पीछे मुड़ते देखकर वो वहाँ से खिसक गया। वो इसके पीछे चली गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, माही झट से इसकी तरफ पलटी। बहुत सी मूंगफली उछल के लिहाफ पे गिरी। उफ माला, वो इतना शानदार बंदा है, मैं तो अभी से तुम्हारी शादी के लिए एक्साइटेड हो गई हूँ। वो जवाबन धीरे से हंस दी। थोड़ी सी एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, है ना? देखो कितना अच्छा हो गया। इधर तुमने पढ़ाई मुकम्मल की, इधर इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। और सबसे बड़ी बात, वो ट्रैवल का शौकीन है। वो दोनों इस बात पे एक साथ हंस पड़ी। फिर माला ने चेहरा मोड़ा तो सामने रखी सिंगार में इसके आने में अपना अक्स नज़र आया। बस अब मैं इसे एक्नी का बाकायदा इलाज करवाऊंगी। गर्दन दाएं बाएं घुमा के अपने गाल देखे मोहित दुरुस्त कहता था। डरमा के मरीज़ के चक्कर हर माह लगते हैं और माँ हर माह एक बड़ी रकम इसके इलाज के लिए नहीं निकाल सकती थी। शायद निकाल भी लेती अगर वो इसरार करती, मगर वो माँ पे कभी बोझ नहीं डालती थी। अलबत्ता अब शादी होनी थी तो ये करवाना लाजिम था। जहेज़ के दूसरे खर्चों में इनका खर्चा भी निकल ही आएगा। इसने आंखें खोली। वो अभी तक किचन काउंटर पे बैठी थी और सामने खिड़की के उस पार मुलाजमा पौधों को पानी देती दिखाई दे रही थी। वो मुस्कुरा दी।
दूसरी बहुत सी लड़कियों की तरह कशमाला ने भी अपने बहुत से ख्वाब और नातमाम हसरतें शादी के लिए बचा के रखी हुई थी। शादी होगी तो मैं ये करूँगी, क्योंकि शादी खुशी का दूसरा नाम था और वो वाकई खुश थी। ये एक कच्चा सा मकान था जिसके कमरे एक ही तार में बने थे। सहन में कनातें लगी थी। एक कोने में तख्ता रख के स्टेज बनाया गया था जिस पे भड़कीले नारंगी और सुर्ख लिबास वाली दुल्हन पीले सोने का जेवर पहने बैठी थी। दूसरे कोने में एक मुड़े में बैठी दबिंग सी औरत देग पे झुकी छोटी प्लेट से चावल निकाल निकाल के डिशेस में डाल रही थी। इसकी शलवार पे घुटने के करीब देग की कालक लग चुकी थी, लेकिन वो इससे बेनियाज थी। बस खाना पूरा हो जाए। जैसे ही वो एक डिश भरती, साथ खड़ी कोई लड़की इसे उचक और भाग के मेहमानों के सामने जाके रख आती। ये एक सादा सी शादी का मंजर था। सहन में चारपाइयाँ भी थी और टेंट सर्विस की सुर्ख कुर्सियाँ भी। शादी में शरीक करीबन सभी औरतें एक जैसी थीं। चमचम करता लिबास, गहरी लिपस्टिक और लाइनर, पीला जेवर, स्वाए हो रहे जहाँ और माही के वही दोनों अपने कामदार लिबास और स्टाइल की वजह से इन सब से मुमताज़ थी। हो रहे जहाँ बेगम एक चारपाई पे बैठी थी। वो ताबा को अभी तक मारता है। सालन डालती माही का हाथ रुक गया। पिछली दफ़ा जब वो मना के इसे घर लेकर गया था तो ना मारने की कसम उठाई थी इसने। माँ ने गहरी सांस ली। बदज़ुबान बीवी और तशद्दुद करने वाला शोहर, ये कभी नहीं बदलते, इनको बदलना पड़ता है। माही को बात समझ में चंद मिनट लगे। बाजी, 3 बच्चों के बाद इसे कैसे छोड़े? गरीब औरत की तो किस्मत में ही मार खाना लिखा है। बेटी गरीब की हो या अमीर की, जब तक अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगी मारे ही खाएगी। नहीं माँ, अमीर औरत को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो खड़े खड़े शोहर को घर से निकाल देती हैं। अमीरों के सही मज़े हैं। फिर साथ बैठी लड़कियों को देख के तबसरा किया, इसीलिए मुझे अमीर लोग जहर लगते हैं। लड़कियां फिर से खिलखिला दी। आप खुद भी तो अमीर हो बाजी। वो सब बहुत स्टाइल से इसे देख रही थी। दांत ना निकालो, तुम्हारे लिए मैं अमीर हूँ, मुझसे पूछो। इसने आ भरी। मेरे शोहर ने मेरे लिए अमेरिका का टिकट भेजा, लेकिन इकॉनमी क्लास यानी अल्फाज तलाश किए, सबसे सस्ती सीट का टिकट भेजा। 3 जहाज़ बदल के अमेरिका पहुंचूंगी पैसे बचाने के लिए। इतना नहीं हुआ इससे कि महंगी सीट का टिकट भेज देता। इसे वही कुल्क सबसे खाए जा रहा था, कंजूस आबाद। इसका 3रा महीना चल रहा था। क्या था अगर वो बिज़नेस क्लास का टिकट भेज देता, लेकिन नहीं, कंजूस ना हो तो। बाजी, सारा जहाज़ एक साथ ही अमेरिका जाना है, सीट महंगी हो या सस्ती। किसी ने लुकमा दिया और सब फिर से हंस दिए। माला बाजी नहीं आई? सलीम ने मुंह बसोर के पूछा। बेटे, इनको कुछ काम था। माँ ने प्यार से इसे देखा। वो इस ज़माने में एक कम उम्र छोटा सा लड़का हुआ करता था। माला बाजी कभी नहीं आती, इनको हमेशा काम होता है। सलीम मज़ीद खफा हुआ। खाना खाते ही माही चारपाई से उठ खड़ी हुई। चलो शाबाश, ढोलक लाओ, कोई गाना शाना गाओ। मैं चली गई ना तो मुझे याद करोगे तुम लोग। वो इन लोगों की शादियों में हमेशा ढोलक मंगवा के इनके साथ टप्पे गाया करती थी। पल भर में नीचे सुर्ख कालीन सफ़ेद सब की महफिल लग गई। एक लड़की ढोलक लेकर बैठ गई और माही खुद भी अपने जूते उतारकर इसी कालीन पर बैठ गई, जहाँ अभी बहुत से लोग जूतों के साथ चले थे। गानों और टप्पों की आवाज़ें गूंजने लगीं और वो हंसते हुए इनके साथ सुर से सुर मिलाने लगी। गरीब के साथ गरीब बन जाना इसने अपनी माँ से सीखा था।